नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को रायगढ़ में 465 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें स्कूल भवन, हॉस्टल, सड़कें, सस्ती दवाएं और अन्य कार्यक्रम शामिल है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इससे पहले उन्होंने परिसर में ही स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने धर्मजयगढ़ और पुसोर विकासखंड में 58 लाख रुपए से अधिक लागत के 2 हमर लैब का लोकार्पण किया। जिला चिकित्सालय में सस्ती दवा दुकान धन्वंतरी मेडिकल का भी शुभारंभ किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के मार्गदर्शन और उन्हें तैयारी के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गरगोड़ा स्थित मुख्यमंत्री युवा केंद्र में सुविधाओं का विस्तार किया गया। जिला ग्रंथालय को हाईटेक और छात्रों के लिए बढ़ाई गई सुविधाओं का भी लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को रायगढ़ में 465 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें स्कूल भवन, हॉस्टल, सड़कें, सस्ती दवाएं और अन्य कार्य शामिल है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले उन्होंने परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हुई है। उधर रामायण महोत्सव को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी के कारण कांग्रेसियों को मजबूर होना पड़ा है और मजबूरी में उन्हें राम की शरण में आना पड़ा है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। नरेंद्र मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए। महात्मा गांधी ने अंतिम समय में हे राम कहा था। बीजेपी को लगता है कि आजादी भी 2014 के बाद मिली है। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए, कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद मिली। ये उसी संस्कृति के लोग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। कुछ ही देर में रामायण महोत्सव का भव्य शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा की सामूहिक पाठ से होगी। इस मौके पर विदेशी और अंतर्राज्यीय कलाकारों द्वारा मार्च पास्ट भी किया जाएगा। समारोह में कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल भी प्रस्तुति देंगे। और क्या खास है, इस संबंध में रामलीला समिति के मुख्य संरक्षक दीपक पांडे से खास बातचीत की है। देखिए। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का आयोजन है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लोगों का पहुँचने का सिलसिला शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पहुँचेंगे और शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य इस रामायण महोत्सव का? देखिए, राम सभी का आराध्य है और ये रायगढ़ वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव इस रामलीला मैदान में हो रहा है। इस रामलीला मैदान में विगत 58 वर्षों से अनवरत रामलीला हो रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और हम रायगढ़ वासी इस रायगढ़ शहर को अयोध्या सा बना दिए हैं। सभी अपने अपने घर में दीप जलाएंगे शाम को और हमने सबसे निवेदन किया कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ
क्योंकि इसमें विदेशी कलाकार भी आए, विदेश से लोग भी आ रहे हैं और 12 प्रांत के लोग आ रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस देंगे। और लोकल लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम है और रायगढ़ में होना सौभाग्य की बात है। परफॉर्मेंस के साथ क्या कुछ हमको और अद्भुत और अलौकिक चीज़ें यहाँ देखने मिली, क्योंकि ये भी पता चला कि यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। देखिए, कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा, उसके बाद कार्यक्रम चालू होंगे। इसमें नामी गिरामी कलाकार भी शिरकत कर रहे हैं जो अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो लोगों को देखने को मौका मिलेगा और एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि ये हमारे रामचंद्र जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, इस नाते रामचंद्र जी हमारे भांजे हुए, तो हमारे समाज में भांजे का बहुत ऊंचा दर्जा है। एक तो भांजे हैं, ऊपर से फिर भगवान हैं, सबके आराध्य हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में बहुत भारी उत्साह है। आप देख सकते हैं बृहद पंडाल बना हुआ है, बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से की गई है। एसी लगाए गए हैं, कूलर हैं, पंखे हैं कि किसी को परेशानी ना हो। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार राम के ननिहाल में छत्तीसगढ़ में राम की महत्ता बहुत सारी है, रायगढ़ में क्या कुछ इनके जो महत्ता है और किस तरीके से लोग यहाँ पर भगवान राम को मानते हैं? देखिए, वनवास का जो 14 वर्ष का वनवास था, उसमें आधे से ज़्यादा समय रामचंद्र जी ने छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि प्रभु वनवास के समय में इस छत्तीसगढ़ की धरा पे ज़्यादा समय बिताए हैं, तो इसको देखकर लोगों में ज़्यादा उत्साह और है। और यहाँ पे राम झरना है, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब मैया सीता को प्यास लगी तो तीर मारकर एक जलधारा को प्रवाहित कराया था, वो अनवरत आज तक बह रही है। उसको देखने भी हजारों लोग आते हैं। और रायगढ़ की जो रामलीला है वो सभी जगह विख्यात है। ये स्थानीय कलाकार हैं, पूरा 10 दिन का रामलीला करते हैं, जो 58 वर्ष से होता आ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे का आयोजन को लेकर के नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है किस तरीके से और इसको भव्य बनाने की तैयारी है? क्योंकि कलाकार भी पहुंचेंगे, लोग भी दूर दूर से पहुंच रहे हैं, देश नहीं बल्कि विदेश के कलाकार भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, मैंने बताया हर के दिल में राम बसना चाहिए, ये भावना को लेकर हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने, मैं उनको बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा दिल की गहराइयों से कि उन्होंने रायगढ़ की पावन धरा में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया। और रामचंद्र जी के जो चरित्र हैं, जो आदर्श हैं, जो उन्होंने हमें दी है, सीख दी है, उस पर चलने की हम कोशिश करें, निश्चित तौर पर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो कि महाकुंभ चलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इसकी पूरी चर्चा पूरे देश नहीं बल्कि विदेश भर में हो रही है, लोगों से क्या कुछ संदेश अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, इस महाकुंभ में मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस रामायण रूपी महाकुंभ में सभी अपनी चेतना और उपस्थिति की आहुति डालें। निश्चित तौर पर उनका जीवन धन्य होगा, क्योंकि रामचरितमानस में रामचंद्र जी ऐसे किरदार हैं जो लोगों को एक सीख देते हैं कि एक राजा को, एक बेटे को कैसा होना चाहिए, तो उसको हम आत्मसात करें। यदि हम उनको थोड़ा सा भी अंश आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह पर ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के जो अध्यक्ष, उनसे हमने बातचीत की। उनको साफ तौर पर कहना है कि ये रामधुन का जो कार्यक्रम है वो लगातार देश नहीं बल्कि विदेश भर में चर्चा बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार से लगातार वे काम करते रहे और ये भव्य आयोजन आज शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। रसोगी दीपेश पटेल के साथ शर्मा, रायगढ़, छत्तीसगढ़। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रियाओं पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश अलग है और प्रधानमंत्री अलग है, दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए और राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। देश अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, और दोनों के एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। क्या मोदी जी पूरा देश है? नहीं ना। तो देश के साथ इनके जो अंधभक्ति है, इस कारण से इस प्रकार की बात करें। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीर। आज छत्तीसगढ़ की चर्चित हस्तियां बीजेपी में प्रवेश कर रही है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री पंथी डॉक्टर राधेश्याम बारले, हाल ही में वीआरएस लेने वाले नीलकंठ टेकाम के साथ ही अन्य नामों की भी चर्चा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी दफ्तर पहुंचे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 2023 में
पता चल जाएगा कि ग्वालियर अंचल कांग्रेस का गढ़ या सिंधिया की बपौती है। उन्होंने साफ किया है कि अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। किसी का गढ़ नहीं है। सिंधिया जी ग्वालियर चंबल के थे, कांग्रेस पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की, चले गए, इससे गढ़ हो गया कहने के लिए। 2023 के अंत में पता चला। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बस्तर में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के 4 दिवसीय बस्तर दौरे के बाद अब कांग्रेस पार्टी बस्तर में फोकस करते हुए संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सांसद, विधायक और मंत्री हिस्सा लेंगे। मंत्री कवासी लखमा ने सम्मेलन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। बस्तर में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी की अक्सर प्रदेश में सरकार बनती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पुराने रिकॉर्ड को दोहराएंगी और बस्तर की 12 विधानसभा सीटों के अलावा बस्तर की 2 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अकेले ही बस्तर दौरा कर रहे हैं, जबकि उनके साथ ना ही पार्टी के अध्यक्ष है और ना ही नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति साफ तौर पर स्पष्ट होती दिख रही है। जगदलपुर में आएंगे, कोर कमेटी या मतलब बूथ कमेटी लोगों का बैठक होगा, मुलाकात अध्यक्ष लोगों का बैठक होगा, विधायक लोगों का बैठक होगा। उसके बाद भी हम लोग भी मैदान में जाएंगे, लेकिन बस्तर में कोई किरतुपर तो नहीं। और 2023 में बस्तर से सरकार बनती है और बस्तर से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेगा और 2024 में राहुल गांधी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बस्तर में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के 4 दिवसीय बस्तर दौरे के बाद अब कांग्रेस पार्टी बस्तर में फोकस करते हुए संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सांसद, विधायक और मंत्री हिस्सा लेंगे। मंत्री कवासी लखमा ने सम्मेलन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। बस्तर में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी की अक्सर प्रदेश में सरकार बनती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पुराने रिकॉर्ड को दोहराएंगे और बस्तर की 12 विधानसभा सीटों के अलावा बस्तर की 2 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अकेले ही बस्तर दौरा कर रहे हैं, जबकि उनके साथ ना ही पार्टी के अध्यक्ष है और ना ही नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति साफ तौर पर स्पष्ट होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पटवारियों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। हड़ताल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विधायक शिवरतन शर्मा ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। बता दें कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वो पिछले 17 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पटवारी साथी धरने पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं। प्रदेश के सभी किसान परेशान हो रहे हैं अपने कामों को लेकर। तो इस सरकार को न तो किसानों की चिंता है, न हमारे पटवारी साथियों की चिंता है। ये सरकार असंवेदनशील है। सरकार पटवारी संघ की मांगों पर तुरंत विचार करे, पटवारी संघ के पदाधिकारियों से बातचीत करे, अपने आश्वासन को पूरा करे, पटवारी संघ के मांगों पर विचार कर इनकी मांगों को माने
ये सरकार से हम आग्रह। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा मुख्यालय में संचालित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जन जागरण के लिए विशाल शोभा यात्रा और संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल और एसडीएम सुरुचि सिंह मौजूद रहे। उन्होंने यहां सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बच्चों की ओर से नशा मुक्ति के संबंध में एक नाटक पेश किया गया। नाश पे सर्वनाश का जड़ और जितने भी अपराध हो रहे हैं उसका 80% अगर भूमिका तो नशे की। नशे में किसी ने व्यभिचार, बलात्कार, बेटी, सब परिवार घूम रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आदमी खुद तो सर्वनाश अपना कर रहे हैं, समाज का भी अपने परिवार का सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए ऐसा भारत को और हम सब इस भारत को जो अखंड भारत बनाने की संकल्प लेकर चल विश्व के शिखर पर पीछे ले जाने का संकल्प, तो हम सब प्रण लें कि किसी भी नशे और नशा में बनाए संकल्प बार बार हो रहा है। गाँव-गाँव में ये अभियान चला है, यही इस विषय का मूल उद्देश्य। हम अभी ब्रह्म कुमारी संस्था में हैं, जहाँ पे मुख्य अतिथि श्री विजय बघेल जी रहे हैं, सांसद दुर्ग विधानसभा, और हम ये यहाँ पे नशा मुक्ति के अभियान में जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छी पहल की है ब्रह्म कुमारी संस्था ने। तो यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और ये डिस्कस किया कि हम नशा को एक्चुअली में मुक्त कैसे, हम नशे से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो इस पे बहुत अच्छा विचार हुआ और इस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम भी होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रयास भी होना चाहिए प्रशासन के द्वारा, और वो हम करेंगे। और मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को बधाई देना चाहती हूँ और नशा मुक्त भारत को ये हमारी अपेक्षा रहेगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में बुधवार शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। बता दें, यहां बिलासपुर से नागपुर की ओर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के 2 डिब्बों के बीच का बफर एक दूसरे से टकरा गया। इस दौरान गनीमत यह रही कि ट्रेन डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर थी और स्पीड कम होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं घटा। उधर घटना की जानकारी लगते ही रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी सुधार कार्य में जुट गए। इसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को सामान्य किया गया। अब वहाँ से थोड़ी आवाज आई, यहाँ से सामने से है ना, यहाँ से पता चला है थोड़ी आवाज। तब पता नहीं, अंदर में पता नहीं चलता ना, अंदर में हाँ, अंदर बैठे रहते तो उसमें पता नहीं चलता। यदि बाहर ओपन रहे तो क्या है, बाईफेस तो बात अलग है। कुछ बज रहा था लेकिन ये आवाज आई। अब हमने बोले हो सकता है काई की आवाज है, काई की नहीं। अब यहाँ पास उतरे ना, देखे ना कहाँ टकराने वाला है, उतरे ना तब पता चला कि डब्बा है। इधर आवाज ब्रेकडाउन हो गया ना, ये बहुत बड़ा घातन बच गया। हाँ, घातन से तो बच गया। लाइन में था करके अगर इधर से लेता ना तो नागेश भी फिर भी कितना टाइम लग सकता है? बस 10-15 मिनट में गाड़ी खींचेगा, क्लियर हो जाएगा, बफर अलग हो जाएगा भैया। जो क्या उतरा बड़े भैया नागेश बाबू, क्या उतरा है? कपलिंग बफर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया गोल वाला ट्रायंगल पोजीशन। हाँ, बफर ऐसा रहता है ना, ट्रायंगल पोजीशन में गाड़ी। भोपाल के गौरव दिवस पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शहर में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश जहां 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन भोपाल में 1 जून 1949 को आजाद हुआ था। ये भोपाल का गौरव दिवस है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अगले वर्ष से 1 जून को भोपाल में शासकीय अवकाश रखा जाएगा। शायद भोपाल में कई लोगों को पहले ये मालूम ही नहीं था, विशेषकर नई पीढ़ी को,
कि अपना देश तो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। यहाँ के नवाब ने भोपाल रियासत को भारत में विलीन करने से इनकार कर दिया था और तब चला था विलीनीकरण आंदोलन। लगातार लगभग 1.25 साल भोपाल रियासत में रहने वाले लोगों ने भोपाल को भारत में विलीन कराने के लिए आंदोलन किया और बौरास में हमारे लोग शहीद हुए, खून की अंतिम बूंदें दी भोपाल भारत का हिस्सा बने इसके लिए। हमको याद आते हैं पंडित उद्धवदास मेहता, मास्टर लाल सिंह जी, बालकृष्ण गुप्ता जी, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन जी, मास्टर लाल सिंह जी, ऐसे अनेकों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जिन्होंने भोपाल के विलीनीकरण की लड़ाई लड़ी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करके भी जब नवाब को आंखें दिखाई, तब 1 जून 1949 को भोपाल भारत का अंग बना और इसलिए भोपाल ने तय किया ये भोपाल की आजादी का दिन, यही भोपाल का गौरव दिवस होगा। मैं इस अवसर पर विलीनीकरण आंदोलन के क्रांतिकारियों को, शहीदों को प्रणाम करता हूं और इस लड़ाई को लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में भी नमन करता हूं, क्योंकि भोपाल का गौरव दिवस है और भोपाल की आजादी का दिन है। और इसलिए अगले वर्ष से 1 जून को भोपाल में अवकाश भी शासकीय रखा जाएगा, ताकि ये रजिस्टर हो दिमाग में कि भोपाल 1 जून को आजाद हुआ था। भोपाल गौरव दिवस के इस अवसर पर सभी भोपाल वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव दिवस पर दुर्गा कॉलोनी के वार्ड नंबर 7 का दौरा किया और स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए खुद गाड़ी में कूड़ा डाला। इसके बाद सीएम ने लाडली बहना योजना के तहत घर घर जाकर महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान महिलाएं सीएम को अपने बीच पाकर काफी खुश हुई। और आज अपनी बहनों से मिलने मैं स्वयं आया हूँ। मेरा बस चलता तो सभी 1,25,00,000 बहनों के घर जाता, लेकिन अब हम सब मिलकर उन तक स्वीकृति पत्र पहुँचाएंगे ताकि बहनों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो आज अपनी बहन के पास आया हूँ स्वीकृति पत्र देने। जो मुस्कान आपके चेहरे पर दिख रही है, जब लाडली बहना योजना का जिक्र करो तो और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।